इंडिया में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 60 से 70% लोगों को रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो रेडिएशन थेरेपी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये है क्या? रेडिएशन थेरेपी इजीएस्ट लैंग्वेज में रेडिएशन से थेरेपी देना है। रेडिएशन क्या होती है? मोस्ट कॉमन रेडिएशन इज एक्सरेज या गामा रेज। ये दोनों सेम है। गामा रेज नेचुरल सोर्स वाले को बोलते हैं, एक्सरेज जो है वो जो मैनमेड सोर्स होता है। दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम है। सो एक्सरेज से रेडिएशन थेरेपी देने को रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। रेडिएशन कैंसर सेल्स को किल कर रहा है, तो हाउ इट इंश्योर्स दैट द नॉर्मल सेल्स आर प्रोटेक्टेड? अब रेडिएशन थेरेपी की जाती है बहुत फोकस तरीके से। सो टेक्निक और टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर गई है। एज पर यू, इफ यू कैन एक बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इन्फॉर्म आवर ऑडियंस व्हाट इज कीमोथेरेपी एंड व्हाट इज रेडिएशन थेरेपी? कीमोथेरेपी इज बेसिकली सिस्टमिक, यानी कि पूरी बॉडी में इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी दवाई को देना, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी जैसा मैंने समझाया वो एक एक्सरेज का ट्रीटमेंट है। एक्सरेज जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करके ट्यूमर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो उसे कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जिसका नाम हम सब ने कभी ना कभी सुना है, यानी कि रेडिएशन थेरेपी। हालांकि इसका प्रोसेस, इसका इम्पैक्ट और इसका प्रोसीजर बहुत ही कम लोग जानते हैं। इंडिया में हर साल 14 से 17 लाख पेशेंट्स को कैंसर डायग्नोस होता है और उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों को रेडिएशन थेरेपी की किसी न किसी स्टेज पर ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम क्यों ना इसी टॉपिक पर बात करें, और मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही रीनोन एक्सपर्ट डॉक्टर गगन सैनी, हु इज द वाइस चेयरमैन एट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑफ यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एट टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू रॉली, इट्स माय प्लेजर। डॉक्टर गगन सैनी एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने हजारों पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी के साथ ट्रीट किया है और उन्हें एक सेकेंड लाइफ दी है। तो हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये डेटा हमें ये बताता है कि 60 से 70% लोगों को रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो रेडिएशन थेरेपी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये है क्या? रेडिएशन थेरेपी इजीएस्ट लैंग्वेज में रेडिएशन से थेरेपी देना है। रेडिएशन क्या होती है? मोस्ट कॉमन रेडिएशन इज एक्सरेज या गामा रेज। ये दोनों सेम है। गामा रेज नेचुरल सोर्स वाले को बोलते हैं, एक्सरेज जो है वो जो मैनमेड सोर्स होता है। दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। ऑब्वियसली आप कोई भी एक्सरे यूज नहीं कर सकते, कैसे भी यूज नहीं कर सकते। यही सारी टेक्निक और टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आप जस्ट ऐसे ही किसी को एक्सरेज तो नहीं दे सकते, उससे थेरेपी हो नहीं जाएगी। तो ये इसकी जो साइंस है, ये जो इसकी मेडिसिन है, वो ये है कि भाई किस तरह से रेडिएशन थेरेपी देनी है, किस डोज में देनी है, हर रोज कितनी रेडिएशन देनी है, किस ट्यूमर में कितनी देनी है, ये हमारी डॉक्टरी है। तो सर, कहीं ना कहीं रेडिएशन जब एक पेशेंट को दी जाती है तो उसके कैंसर सेल्स को किल करता है। हाउ इट इंश्योर्स दैट द नॉर्मल सेल्स आर प्रोटेक्टेड? तो जैसा मैंने बताया, रेडिएशन थेरेपी एक्सरेज से देने का ट्रीटमेंट है। अब ये एक्सरेज करती क्या है, पहला ये समझना है। एक्सरेज जो है वो कैंसर के सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती है। जब कैंसर के सेल्स का डीएनए डैमेज हो जाता है तो कैंसर का सेल अपनी प्रोजेनी को, अपने जनन को आगे करने के लायक नहीं रहता और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। सो इससे एक बात क्लियर हो गई कि रेडिएशन थेरेपी किसी प्रकार का जलाने का सिस्टम नहीं है। इट इज नथिंग टू बर्न द ट्यूमर। हम कहते हैं रेडिएशन से बर्न कर दिया, नो नो नो, नोबडी इज बर्निंग एनीथिंग। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी एक एनर्जी डिपोजिशन का प्रोसेस है और वो एनर्जी डायरेक्टली ट्यूमर के डीएनए के ऊपर डिपॉजिट होती है। ये है जो इंपॉर्टेंट बात है। और इससे ट्यूमर का सेल धीमे धीमे करके खत्म हो जाता है। या तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ट्यूमर में, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ट्यूमर में। मतलब एक 1 सेंटीमीटर ट्यूमर में बिलियन सेल्स होते हैं। सो बड़े ट्यूमर में तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो धीमे धीमे करके खत्म करने के प्रोसेस को धीमे धीमे रेडिएशन थेरेपी देना कहा जाता है। इसलिए फ्रैक्शनेटेड रेडिएशन होती है। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन पे कि भाई रेडिएशन कैंसर्स को दे रहे हो आप, तो बाकी सेल्स कैसे बच रहे हैं? बिल्कुल। सो ये प्रॉब्लम तो थी रेडिएशन की, हमेशा से रही कि आप रेडिएशन थेरेपी देते थे तो कैंसर सेल्स को तो चलो जो होता था नुकसान, पर नॉर्मल सेल्स को भी होता था नुकसान। अब रेडिएशन थेरेपी की जाती है बहुत फोकस तरीके से। सो टेक्निक और टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर गई है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व की थी इमेजिंग की। पहले सीटी स्कैन आया, डेकेड्स एंड डेकेड्स बैक। एमआरआई आया। सीटी एंड एमआरआई ने ट्यूमर की विजुअलाइजेशन इंप्रूव की। जब विजुअलाइजेशन इंप्रूव हुई, पेट स्कैन आया उसके बाद, उससे और विजुअलाइजेशन इंप्रूव हुई। तो इन सब विजुअलाइजेशंस को हमने कैसे यूज करा रेडिएशन थेरेपी में? हमने पेशेंट्स को मास्क बना के उसका एक सीटी करते हैं और इन विजुअलाइजेशंस को उसके साथ फ्यूज कर देते हैं और ट्यूमर को एक्यूरेटली लोकलाइज करते हैं।
सो पेशेंट एक तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पर्टिकुलर एरिया में हमें क्या डोज देनी है वो हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ तक तो आपने कंप्यूटर पे किया, बट इसमें रेडिएशन थेरेपी की मशीन हमारी कैसे हेल्प करेगी? भाई इट्स अ हार्डवेयर किसी भी टेक्नोलॉजी का जो हार्डवेयर होता है वो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ। सो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई रेडिएशन की मशीन्स पे। पहले तो सिंपल था कि चलो जी मशीन थोड़ी शेप ले लेती थी और होपफुली आप दे भी रहे हो बीम तो कुछ ना कुछ हद तक आप उसे फोकस कर रहे थे। बट ओवर द लास्ट डेकेड्स रेडिएशन इवॉल्व की है इन द फॉर्म ऑफ वॉक्सलेटेड रेडिएशन, यानी कि हर ट्यूमर को डिफरेंट वॉक्सल्स में डिवाइड करते हैं और वॉक्सल्स को अलग अलग रेडिएशन थेरेपी प्लान से ट्रीट करते हैं। इसे कहते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन, IMRT। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। फिर आई IGRT में हुआ भी जो ट्यूमर को आप देख करके फोकस करके मैच करके ट्रीट करो तो आपको भाई मार्जिन वाली नीड कम हो जाएगी। बट नीड खत्म नहीं हुई, नीड सिर्फ कम हुई। ट्यूमर्स मूव करते हैं नेचुरली, ट्यूमर्स का अपना एक्सटेंशन होता है, ब्रीथ कर रहे हैं हम, ट्यूमर्स मूव कर रहे हैं, बहुत कुछ होता है। ब्रीथ हम नहीं भी कर रहे तब भी ट्यूमर मूव होता है, अंदर हमारे ऑर्गन्स की नेचुरल मूवमेंट्स होती हैं। इनको कैसे करेंगे? सो टेक्नोलॉजी आगे 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 इवॉल्व होती जा रही है इन सब मैटर्स को भी देखने के लिए, इन सब मैटर्स को भी रिजॉल्व करने के लिए। एंड आज हम बहुत बड़े बहुत पॉजिटिव आयाम पे पहुंच चुके हैं। वेरी वेल सेड सर। इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। हालांकि फिर भी कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है। हाँ जी। अगर किसी की भी फैमिली में कैंसर होता है तो बहुत डर है उसके साथ। और इंटरनेट पे बहुत सारे, बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि लोगों में क्या मिथ्स हैं उसको लेके। जैसे कि आपने सबसे पहले बात करी कि सेल्स हमारे किल हो जाते हैं या फिर हमारी स्किन बर्न हो जाती है, हाँ। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या कहीं ना कहीं कि हमने 5 से 6 बार थेरेपी ले ली, हमें क्या शॉर्ट टर्म क्या हमें इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म हमें क्या इफेक्ट होगा। सो एज पर यू, बिकॉज आप रोजाना बहुत पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिथ्स जो कि अभी भी इंडिया में है? अभी भी आप मेडिकल फील्ड और साइंस क्या कहती है इन सब मिथ्स को लेते हुए? आई थिंक सबसे पहली मिथ तो यही है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से अगर कैंसर नॉर्मल मेडिसिन से ठीक होता, ज़्यादा बेहतर ठीक होता, तो हम उसको अपने मेडिसिन में इनकॉर्पोरेट कर लेते। बहुत बार लोग बोलते हैं कि जी सर आपकी ट्रीटमेंट में एलोपैथी में तो इलाज है नहीं कैंसर का, तो हम इसलिए दूसरी पैथीज़ में जा रहे हैं। मैं दूसरी पैथीज़ के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा इस डिस्कशन का प्रेरोगेटिव नहीं है, बट मैं आपको जो क्लैरिटी दूंगा वो इम्पॉर्टेंट फिर भी है। पहली चीज़ तो एलोपैथी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ओके, जो भी चीज़ जहाँ भी काम करती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं उसे। जो भी चीज़ रिसर्च या क्लिनिकल साइंस प्रूव करती है उसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक सिंपल सी दवाई है पैक्लीटैक्सेल, कीमोथेरेपी में देते हैं हम लोग। वो दवाई प्लांट से निकली है तो फिर वो कौन सी पैथी हुई, उसको तो हम देते हैं। सो सिंपल बात यह है कि जो भी चीज़ अच्छे से काम करेगी उसे इनकॉर्पोरेट किया ही जाएगा पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि इसमें है ट्रीटमेंट में रिजल्ट और उस ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं है। जितना रिजल्ट है बेस्ट रिजल्ट है, साइंस बेस्ड रिजल्ट है, रिसर्च बेस्ड रिजल्ट है, विथ प्रॉपर साइंस डायग्नोस्टिक्स, वो है पेशेंट के लिए असली होप। तो पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा कि किसी प्रकार की सेल्फ मेडिकेशन या किसी प्रकार की सेल्फ एनालिसिस पे ना जाएं। आपके डॉक्टर्स को पता है, और जो भी डॉक्टर के पास आप ओपिनियन लेने जाएंगे वो सीधा उसी वक्त तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर नहीं देंगे। तो आप बात कीजिए, आप एक से नहीं आप 10 से बात कीजिए, बट अपने ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से लीजिए। दूसरा कॉमन, स्किन बर्न्स, इम्यूनिटी वाले क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये वाले, और ये क्वेश्चंस का जवाब भी बड़ा वो है। मैंने जैसा बताया थोड़ी देर पहले कि हमारी जो रेडिएशन है वो हमारे कैंसर सेल्स को हिट करती है। आप जैसे इमेजिन कीजिए भाई, स्किन तो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट पे है। स्किन जो है वो लिटरली हर जगह हमें कवर करती है एक्सेप्ट मे बी लिप्स एंड एनल एरिया। मतलब स्किन इज लिटरली कवरिंग एवरी पार्ट, आईज। सो स्किन के नीचे ही है जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो स्किन के अंदर से जब रेडिएशन की बीम निकलेगी, चाहे वो कोई सी भी रेडिएशन की बीम हो, तो वो कहीं ना कहीं स्किन के जो सेल्स, जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं, स्किन के सेल्स फास्ट डिवाइड करते हैं। आपने सबने सुना होगा जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, एक्सफोलिएशन, ये वो सब चीज़ें फॉर मल्टीपल रीजन सब सुनते हैं। तो वो जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं उनमें थोड़ा सा माइल्ड डैमेज होता है, उनमें सीवियर डैमेज नहीं होता कैंसर सेल्स जितना, और उस वजह से कुछ समय के लिए स्किन के सेल्स की जो लेयर्स हैं वो कम हो जाती हैं और वो बर्न की तरह दिखाई देता है। वो बर्न होता नहीं है, वो बर्न की तरह दिखाई देता है। इट्स बेसिकली डी एपिथेलियलाइजेशन। उसको सिर्फ क्लीन करना होता है, वो ठीक हो जाता है। सो ये तो हुआ बर्न्स वाली बात।
इम्यूनिटी मोस्टली कीमोथेरेपी से हिट होती है। कीमोथेरेपी जो होती है वो इंट्रावीनस या ओरल या किसी और फॉर्म में देने वाली दवाई के फॉर्मेट को बोला जाता है। क्योंकि वो बॉडी के सारे ब्लड के सब एरियाज में जाती है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग इंट्रावीनस या ओरल भी खा रहे तब भी ब्लड के थ्रू ही जा रही है, तो आपके जो सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जो लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और उससे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ सकता है। सबको नहीं पड़ता बट पड़ सकता है। रेडिएशन जब तक बहुत बड़े फील्ड्स में ना दी जाए तब तक ब्लड सेल्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट नॉट मच। सो इम्यूनिटी अगर कम हो रही है और अगर किसी पर्पस ड्रिवन फॉर्मेट से हो रही है, अंडर फिजिशियन कवरेज हो रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए पेशेंट को सेल्फ डिस्क्रिशन रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशंस जो कि फिजिशियन की गाइडेंस में रखने चाहिए वो रखने की ज़रूरत है। सो इतनी कोई मेजर कोई डिसाइसिव बात नहीं है ये वाली। ये मतलब हर पेशेंट के साथ किया जाता है और हर पेशेंट जो है इसमें से आराम से निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके सर। सर जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ, वो स्टेज 1 में या स्टेज 2 में, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स कि कितना कैंसर फैल चुका है, वहाँ पे डॉक्टर्स उसको प्रोसेस समझाते हैं कि आपका अच्छा ये स्टेज 1 पे प्रोसेस है, सेकंड पे आपका ये स्टेप है, आप उनका एक प्रिसीजन, पूरा एक प्रिसाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि कई बार पेशेंट्स को समझ नहीं है कि रेडिएशन क्या है और कीमोथेरेपी क्या है। एज पर यू, इफ यू कैन एक बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यू कैन इन्फॉर्म आवर ऑडियंस व्हाट इज कीमोथेरेपी एंड व्हाट इज रेडिएशन थेरेपी। सब लोग जो है वो लेस इन्फॉर्म्ड है। हर पर्सन बहुत कंफर्टेबली रेडिएशन थेरेपी की जगह कीमोथेरेपी बोल देता है। इनफैक्ट रेडिएशन थेरेपी को लोग रेडियोलॉजी बोल देते हैं, वेयरएज रेडियोलॉजी इज द साइंस ऑफ डायग्नोस्टिक्स, जिसमें सीटी एमआरआई वगैरह आते हैं, अल्ट्रासाउंड। सो बट रेडिएशन थेरेपी इज अबाउट थेरेपी, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। एंड कीमोथेरेपी इज एक्चुअली ट्रीटिंग द ट्यूमर विद कीमो वर्ड केमिकल्स। आई मीन केमिकल बुरी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ केमिकल है, खाना हम खाते हैं वो भी केमिकल होता है किसी ना किसी तरह का। सो ट्रीटिंग इट विद सम मेडिसिन और सम केमिकल, टेक्निकली स्पीकिंग, इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। वो आपको बॉडी में कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो डिपेंड करता है अपॉन द डिजीज, अपॉन द रिसर्च विच इज गोइंग टू हेल्प दैट पर्टिकुलर स्टेज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कीमोथेरेपी इज बेसिकली सिस्टमिक, यानी कि पूरी बॉडी में इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी दवाई को देना, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी जैसा मैंने समझाया वो एक एक्सरेज का ट्रीटमेंट है। एक्सरेज जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करके ट्यूमर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो उसे कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दुनिया में 99% रेडिएशन जो है वो एक्सरेज के थ्रू ही होती है। एक नई टेक्निक है ये प्रोटॉन थेरेपी, इट्स एमर्जिंग, इट इज इवॉल्विंग, वो भी एक टेक्निक है। सो 99% एक्सरेज से ही होती है। सो वेयरएज कीमोथेरेपी में डिफरेंट दवाइयाँ, रेडिएशन थेरेपी में दवाई एक पर देने के तरीके जो है वो थाउजेंड्स हैं। सो विच ब्रिंग्स मी टू द टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज of radiation therapy. Yes, sir. And this defines us that modern cancer care has changed a lot. साइंस ने और मेडिकल फील्ड ने बहुत इनोवेशन किया है इंडिया में. इट हैज गॉन टू अ वेरी ड्रास्टिक लेवल वेयर वी सी दैट वी कैन ट्रीट द मोस्ट एडवांस्ड एंड any cancer in the world, and we're seeing that at Yashoda Medicity also. So my next question is, modern radiation therapy has gone through a tremendous level. It has changed a lot. अभी आप बात कर रहे थे IGRT के बारे में, SGRT के बारे में, and other technologies. So what are they in the simple terms? Because at the end patients को नहीं पता कि मुझे IGRT क्या होता है, SGRT क्या होता है. So from your perspective, what exactly these terms are? So बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत रेलेवेंट है। पेशेंट्स को आज की डेट में पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट तरह की रेडिएशंस हैं। चाहे सबके नाम बेशक ना याद रहे, टेक्निकल पॉइंट है, कभी कभी नहीं याद रहता, बट समझना ज़रूरी है। 100 बात की एक बात पहले करते हैं। रेडिएशन थेरेपी, एक्सरे ट्रीटमेंट कैंसर के ऊपर, इसको देने के लिए हमें सबसे ज़्यादा टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर फोकस कर पाएँ। ठीक, मैंने बताया IMRT के बारे में। IMRT यानी कि डिफरेंट एरियाज पे वॉक्सलेट करके ट्यूमर के डिफरेंट एरियाज को अलग अलग जगह से फोकस करना, वो IMRT। IGRT बताया कि आप एक इमेज ली आपने पेशेंट की, उस एरिया की, आपने उसमें मैच करा, या तो ट्यूमर मैच करा या आपने कोई उसके आसपास का बोन स्ट्रक्चर मैच करा कि भाई हाँ जी भाई ये पेशेंट अलाइंड है, चलो जी इसको आप ट्रीट कर दो। बट दैट्स नॉट ऑल। आपने पेशेंट की ब्रीदिंग हो रही है, सांस चल रहा है, ट्यूमर ऊपर नीचे जा रहा है, सिर्फ लंग्स का ही नहीं, अब्डोमेन का भी ट्यूमर ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग तो लंग्स में ही नहीं होती, अब्डोमेन में भी होती है।
उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको रेस्पिरेटरी गेटिंग करनी पड़ेगी। रेस्पिरेटरी गेटिंग क्या है कि ट्यूमर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आए और रेडिएशन ले, और उसके बाद जब स्पॉट से हटे तो रेडिएशन ना लगे। आपको करनी पड़ेगी डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड, यानी कि आपने ब्रीथ करा, पेशेंट ने 20 सेकंड ब्रीदिंग रोकी। 20 सेकंड कोई भी रोक लेता है ब्रीदिंग, बहुत ईजी होता है 15-20 सेकंड ब्रीदिंग रोकना। हमारे तो पेशेंट्स बीमारी हैं तभी तो रेडिएशन ले रहे हैं, वो आराम से रोक लेते हैं। तो आराम से रोका, ट्यूमर वहाँ पर फायर हुआ, एंड उसके बाद एनाटमी जो है वो फिर नॉर्मल रिलैक्स हो गई। फिर 20 सेकंड के लिए रोका, फिर ट्यूमर को फायर हुआ, फिर उसके बाद रोक लिया। ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है, इसे भी IGRT कह सकते हैं। बट IGRT इतनी टाइप्स की है कि एक IGRT वर्ड सब कुछ एनकम्पास नहीं करता, तो इसके लिए DIBH वर्ड रखा है, डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड। ये ब्रेस्ट कैंसर्स में इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड हार्ट की तरफ ट्यूमर है ब्रेस्ट का, आपने रेडिएशन थेरेपी देनी है। आप जो रेडिएशन थेरेपी देंगे, आप हार्ट को भी थोड़ी बहुत डोज देंगे। अब ब्रेस्ट कैंसर इतना क्यूरेबल कर दिया है, तो अब इतना क्यूरेबल हो गया, आप हार्ट को डोज दे दोगे तो 10 साल बाद हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट। सो वी डोंट वांट दैट, सो आपको वो करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने SGRT की बात कही। SGRT क्या है? सरफेस गाइडेड RT। अब सरफेस गाइडेड RT जो है वो पेशेंट जैसे ही लेटते हैं मशीन पे, तो उनका एक इमेज का एक पिक्चर निकाल लिया जाता है, और वो पिक्चर बेसलाइन पिक्चर से, यानी कि डे 1 वाली पिक्चर से मैच किया जाता है। अगर पेशेंट जरा सा भी मूव किए हुए हैं, जरा सा भी मूव किए हुए हैं, तो वो इमीडिएटली करेक्ट होता है। पहले ज़माने में हम लोग 3 मार्क लगाते थे, उन 3 मार्क्स लेज़र से चेक करते थे। बट 3 मार्क और कहाँ, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मार्क्स, पूरी की पूरी स्किन की जो सरफेस है वो आपकी गाइड कर रही है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही SGRT ब्रीदिंग की मूवमेंट को गाइड करने में हेल्प कर सकती है कि आपने जो अक्वायर करा है, आपने जो इमेज अक्वायर करी है ब्रीदिंग की, वो आपने पहली वाली इमेज से मैच करी। सो इससे आप पेशेंट की ब्रीदिंग से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं अडेप्टिव RT में। बिल्कुल। अब हमने अडेप्टिव RT, this is called this is the latest thing, by the way. This adaptive RT is in fact not available in most places. Online adaptive IGRT means what? कि पेशेंट लेटे, आपने उनका स्कैन लिया, आपने उस इमेज को मैच नहीं करा, आपने पेशेंट की अनाटमी के अंदर जो चेंजेस है उसके हिसाब से अपने प्लान को चेंज किया। पहले सिचुएशन के अंदर आप टारगेट के अराउंड मार्जिन लेते हो एंड होप करते हो कि उस मार्जिन के अंदर जब तक है सारा कुछ तब तक ओके है। यहाँ आप मार्जिन कम ले रहे हो, बट आप प्लान पेशेंट की ट्यूमर के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हो। अगर इधर है तो प्लान इधर चला गया, इधर है तो इधर चला गया। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आप उसे SGRT से या एग्जैक्ट ट्रैक डायनामिक्स से आप उसे मॉनिटर कर सकते हो। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो फिर बहुत आगे है। बिल्कुल। तो आपने सिर्फ बेसिक आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट से पहले चेक नहीं करा, आपने ट्रीटमेंट के दौरान। शुरू होने से पहले आपने पहले उसके प्लान को अडेप्ट करा। इसे कहते हैं ऑनलाइन अडेप्टिव IGRT। एंड देन इंट्रा फ्रैक्शन ट्यूमर ट्रैकिंग, जिसका मतलब है कि आप ट्यूमर को साथ साथ देख पा रहे हो। गेम चेंजर है। साइड इफेक्ट्स कम भी हो रहे हैं। साइड इफेक्ट्स कम होने के अलावा आप डोज ज़्यादा दे पा रहे हैं। आप डोज ज़्यादा दे पा रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स बेटर हो रहे हैं। मतलब इट इज़ वर्किंग बोथ वेज। साइड इफेक्ट्स कम करना एक अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट बात है ही, इसके अलावा आउटकम्स भी तो इम्प्रूव करने हैं। सो आउटकम्स भी इम्प्रूव होते हैं इन चीज़ों से। इसमें 2 मशीन्स हैं हमारे पास जो काम करती हैं बहुत अच्छा। एक तो है हमारी ईथॉस मशीन, वेरियन ईथॉस मशीन है। वेरियन ईथॉस मशीन जो है उसके अंदर एक हाइपरसाइट नाम का हार्डवेयर है। हाइपरसाइट हार्डवेयर जो है वो जो CT स्कैन्स की क्वालिटी है वो नॉर्मल CT स्कैनर, जो एक रेगुलर डायग्नोस्टिक CT स्कैनर है, उस लेवल की लेता है इमेजिंग। जो उसने वो इमेजिंग ली, आप देखोगे आपको सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा जैसा डायग्नोस्टिक इमेजिंग में दिखाई दे रहा है। आपने उसे देखा, आपने उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो ऑनलाइन हमें हेल्प करते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 to 8 मिनट्स उसको मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद जो एल्गोरिदम है वो रीप्लान करता है पेशेंट को। उसके बाद ट्रीट होने से पहले दोबारा इमेज होती है कि चेंज तो नहीं हो गया फिर भी कुछ। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो दिस इज ऑनलाइन अडेप्टिव IGRT यूजिंग ईथॉस हाइपरसाइट बाय वेरियन। This is a landmark by itself. This is a very special machine, I must say that. दूसरी technology, similar, same and also a little advanced is MRI guided radiation therapy. Now MRI guided radiation therapy के लिए हमारे पास इलेक्ट्रा यूनिटी मशीन है। इलेक्ट्रा यूनिटी लेटेस्ट मशीन है वर्ल्ड की। ये क्या करती है? ट्रीटमेंट से पहले MRI करती है। MRI में ट्यूमर दिखाई देता है। MRI की रेजोल्यूशन ऑब्वियसली CT से बेटर है, तो MRI में ट्यूमर दिखाई देता है। आप उसे रीप्लान करते हैं। एल्गोरिदम्स हैं जो उसको पूरा सेट करते हैं। उसके बाद द बेस्ट पार्ट इज कि आप
ट्रीटमेंट के दौरान अपने डिजायर्ड एरिया में ट्यूमर के, उसको आप पूरी ट्रीटमेंट के दौरान उसका एमआरआई देख सकते हो. सो एज द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, you can actually see the MRI of the area, and not just that, it also helps you stop the radiation if the tumor is moving. Like for example, prostate cancer में prostate है. Prostate एक pelvis के अंदर deep seated tumor होता है. अब वो deep seated tumor pelvis की muscles की वजह से flicker करता रहता है, move करता रहता है, थोड़ा move करता रहता है. Not just that, bowel में गैस आ गई, rectum में गैस आ गई, bladder भर गया, पीछे चला गया, आगे आ गया. There are a lot of movements. Patient तो straight है, सीधा लेटा हुआ है, आप बोलो हिलो नहीं, बिल्कुल नहीं हिल रही जी, बट अंदर तो मूव कर रहा है. तो आपने उस प्रोस्टेट को कंटिन्यूस एमआरआई में ले लिया, जो मैंने बता रहा था कि आप थ्रू आउट उसके इमेज में एमआरआई गाइडेड आरटी में एमआरआई कर सकते हैं. एंड उसके अराउंड आपने एक कपल ऑफ मिलीमीटर्स का एक मार्जिन बना दिया, एंड जो वो प्रोस्टेट मूव करा उसके आउट, रेडिएशन स्टॉप हो गई, उसके अंदर आया रेडिएशन स्टार्ट हो गई. तो अब आपको किसी भी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स के लिए रेडिएशन थेरेपी को एक्स्ट्रा नॉर्मल टिश्यू को देने की जरूरत ही नहीं है. साइड इफेक्ट्स बिल्कुल कम हो गए. सो ये सारे के सारे जो है वो गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज हैं. ये मतलब सिंपल बातें नहीं है. मतलब आई थिंक एट आवर सेंटर वी आर एटलीस्ट अ डेकेड अहेड. बिल्कुल नो कंफ्यूजन ऑन दैट. सो देन देयर आर अदर थिंग्स लाइक स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, SRS. अब SRS जो टेक्निक है वो ब्रेन के अंदर सर्जरी के बिना छोटे ट्यूमर्स को खत्म करने की टेक्निक है. ये हम करते हैं अपने एज सिस्टम पे, एज, और हमने एज पे एक्जैक्ट्रैक डायनामिक 2.0 इंस्टॉल किया है. एंड एज विद एक्जैक्ट्रैक डायनामिक 2.0 becomes a powerhouse. How? So edge helps me plan the radiation to one spot. है ना, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है. द एज हार्डवेयर मेक श्योर दैट द पेशेंट के जो एरर्स हैं ड्यूरिंग लाइंग डाउन एंड ड्यूरिंग डिलीवरी वो मिनिमाइज रहे. बट हार्ट बीट कर रहा है, पेशेंट्स के अंदर माइनर फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स हो रहे हैं, 1 मिलीमीटर के हो सकते हैं. हम बात 1 मिलीमीटर ही कर रहे हैं, मेरे नाखून की थिकनेस की जितनी. उस 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से पे जो मूवमेंट होती है वो हमें एक्जैक्ट्रैक डायनामिक 2.0 पे दिखाई देती है. एंड उस लेवल की जब करेक्शन हम कर पाते हैं तो हम इतनी हाई रेडिएशन दे सकते हैं उन स्पॉट्स को, जिसको पहले ज़माने में गामा नाइफ कहते थे. गामा नाइफ इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, बट अब ये एक्जैक्ट्रैक डायनामिक 2.0 और एज के कॉम्बिनेशन से ये सब टेक्नोलॉजीज जो है, मतलब दिस इज द लेटेस्ट थिंग. एंड जब आप उसको फोकस करके आप उसे हाई डोज देते हैं तो आपको रिजल्ट्स आते हैं. सो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ. And this tells that how modern science has changed. In a way, हमारे पास यशोदा मेडिसिटी में जितनी भी machines हैं, we proudly say that we are one of those hospitals that have the best techniques in the entire Southeast Asia. And Ethos, Edge, and Emalinac is helping us being stepping ahead in revolutionizing the cancer care. Cancer care, sir, it's all about precision, and radiation therapy is not random. However, what happens कि कैंसर की एक जर्नी काफी लंबी होती है. पहले डायग्नोस होता है, डायग्नोस के बाद टेस्ट होते हैं, फिर डॉक्टर स्टडी करके उनको बताएंगे कि आपको कीमोथेरेपी देनी है, आपको रेडिएशन देना है, आपकी सर्जरी होनी है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वाइज. रेडिएशन में क्या ये प्रोसेस कम होता है क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी बड़ी आ गई हैं, जैसे आपने कहा प्रिसाइज हेल्प करता है, ट्यूमर को बिल्कुल ट्रैक करता है. सो रेडिएशन में हम हाउ वी कैन से इट दैट रेडिएशन इन अ वे रेडिएशन गिव्स द चांसेस दैट इट जो एक ट्रीटमेंट आपका 1 साल में होने वाला था वो कहीं ना कहीं 6 महीने में हो जाएगा. 1 साल का 6 महीने का तो नहीं कह सकते, बट येस, बिकॉज ऑफ हाई प्रिसीजन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड इन मेनी कैंसर्स. इन मेनी कैंसर्स द नंबर ऑफ सिटिंग्स, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी रियली रिड्यूस्ड. इसका लेटेस्ट एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है. नंबर ऑफ सिटिंग्स रिड्यूस हो गई हैं, सिटिंग्स सबने रिड्यूस कर दी हैं, बट जब तक आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, आप हार्ट को स्पेयर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तब तक आप थोड़ा सा तो डोज ज़्यादा जा रही है, उसका लॉन्ग टर्म में तो नुकसान हो सकता है. अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है. So there are many cancers in India, and majorly the cancers like breast cancer, head and neck cancer, liver cancer, and so on. The list is also growing. It's not like कि कैंसर के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, डायग्नोस भी बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि अब इतनी मशीन्स आ गई हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है. एज पर यू, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैंसर के केसेस आपको सबसे ज़्यादा दिखते हैं रेडिएशन के लिए? एंड बिकॉज आई बिलीव दैट
in science we say that right treatment at the right stage. This is the golden rule of modern cancer care. तो आपका इस पे क्या अनुभव है? तो देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ और कम्युनिटी को सर्व करता हूँ, तो जो कम्युनिटी में होता है ज़्यादा वो हम ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। माउथ कैंसर्स वर्ल्ड जो है वो इंडिया जो है वर्ल्ड कैपिटल है माउथ कैंसर्स की जी। दुनिया में जितने भी वर्ल्ड माउथ कैंसर होते हैं उसमें आधे तो इंडिया में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो पहले तो वो देखते हैं हम। ठीक है जी, माउथ कैंसर्स मेन विमेन दोनों में होते हैं। मेन में ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, पर विमेन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि विमेन में नहीं होते हैं। सो पहले तो माउथ कैंसर्स हो गया, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर्स वेरी कॉमन नाउ। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर्स वेरी कॉमन नाउ। सो इस तरह से ये फर्स्ट 2 हो गए। आई थिंक नंबर 3 पे तो फिर बहुत सारे कैंसर्स आ सकते हैं। आई थिंक गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर्स हैं, इसके अलावा लंग कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स हैं, लिम्फोमास भी है। हमारा हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हेमाटोलॉजिकल ट्यूमर्स में जो रेडिएशन का रोल है वो भी हम बहुत कॉमनली देखते हैं, बहुत कॉमनली उसमें हम सपोर्ट देते हैं। सो बहुत सारे ट्यूमर्स हैं। यस सर, ये तो आपने बता दिए नॉर्मल कैंसर्स जो आप हाल ही में बहुत देखते होंगे, बट व्हाट अबाउट द टफेस्ट कैंसर्स व्हिच यू सी? और जब आप भी रिपोर्ट देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो काफी लंबा हो गया, ये स्टेज आ गई, सो हाउ डू यू ट्रीट सच पेशेंट्स? बिल्कुल सही बात है जी। सो आई थिंक न्यूरो ऑन्कोलॉजी, ब्रेन के जो ट्यूमर्स हैं ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं, खास करके ब्रेन ट्यूमर्स जिनका बिल्कुल ब्रेन के क्रिटिकल ऑर्गन्स के पास में ट्यूमर होता है। तो ब्रेन में बहुत सारे बहुत क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में सपोज 2 फेज 3 फेज वायरिंग है, तो हम गए फ्यूज बॉक्स में, हमने एक तार भी अगर इधर से उधर कर दी तो 1-2 कमरों में लाइट चली गई, वॉशरूम में चली गई, इधर उधर लाइट चली गई। इसी तरह से ब्रेन में भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें छोटी सी ऑल्ट्रेशन भी ब्रेन के बॉडी के बड़े बड़े एरियाज को डैमेज करती है। वो बहुत क्रिटिकल एरियाज होते हैं, ब्रेन स्टेम जैसे होता है उसको कहते हैं, और भी कुछ होते हैं ऐसे एरियाज जिनमें इस तरह की कंसंट्रेशन होती है। जब ट्यूमर्स इस एरिया के पास होते हैं तो सर्जन्स भी टच नहीं करते। सर्जन्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है टच करना, कुछ टच मतलब इस पेशेंट के इंटरेस्ट में टच नहीं करते। सो ऐसी सिचुएशन में रेडिएशन थेरेपी का रोल, रेडिएशन थेरेपी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब रेडिएशन थेरेपी के भी अपनी इश्यूज हैं, मूवमेंट्स हैं, एरर्स हैं। अब आप उन सारी चीज़ों को ज़ीरो तो कर नहीं सकते। अगर ट्यूमर आपका क्रिटिकल एरिया के ऊपर ही रखा हुआ है तो रेडिएशन थेरेपी की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बट with this sort of technology that we have, thankfully, where we can actually see the tumor along with delivering radiation, where we can actually make the margin as zero, absolute zero, MR Linac पे जैसे है। तो आप इन क्रिटिकल ट्यूमर्स को बहुत कॉन्फिडेंटली हाई डोजेस दे सकते हो। एंड बेसिक बात ये होती है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है। आप अगर दे पाते हो उतनी डोज तो रिजल्ट आना चाहिए। That's very important because that's how doctor tells the patient कि आपको क्या process लेना है. That's very important, and please trust your doctors. Please go with the advice they do say because they're the ones who treat and who heal us. जब किसी को कैंसर होता है, because it's a lifelong disease. It's not like कि आज हमारी सर्जरी हो गई या आज हमारा कीमोथेरेपी हो गई तो that we will be back to a normal life after 2 years. Sometimes even though it takes decades to get back to your normal life, it depends कि आपको कैंसर किधर हुआ. रेडिएशन में क्या होता है? बिकॉज वैसे जैसे वो सेल्स को टारगेट कर रही है, बट आपके अकॉर्डिंगली आपने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं, एनी ऑफ द पेशेंट्स यू कुड से दैट हु वाज डीलिंग थ्रू अ वेरी मेजर कैंसर एंड वाज बैक टू द नॉर्मल लाइफ इन अ शॉर्ट स्पैन? I think right away I can think of a dozen right now in my own mind immediately. I can think of that teacher who came for radiation therapy in the lunch time to us, did the radiation, went back to teach their classes. I can think of the gentlemen who took their radiation therapy coming back from their office and on the way back in the evening, वे थोड़ा जल्दी निकल गए ऑफिस से, रेडिएशन ली और घर चले गए। या रेडिएशन लेके वो लोग जो रेडिएशन लेके अपने ऑफिस चले गए, या वो लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं ड्यूटी से, यूनिफॉर्म जेंटलमैन, कि देखो मैं बंदोबस्त में लगा हूँ और देखो मज़ा आ रहा है और आप ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। और या वो लोग जो मुझे हर साल, हर होली, दिवाली, नए साल पे फ़ोन करते हैं और विशेस देते हैं, और मतलब ज़रूर देते हैं विशेस, मतलब मैं फ़ोन नहीं उठाता कई बारी तो मुझे मैसेज में ज़रूर विश देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे से सीनियर हैं और उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो विशेस नहीं होती। और वो वाले पेशेंट्स जिनके बारे में मुझे तब कितना शायद 1.5 डेकेड्स हो गया होगा, वो ठीक है बिल्कुल। स्टोरीज ही स्टोरीज हैं,
So many stories to share. इनफैक्ट मैं एक बात बोलूंगा, यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू से वन थिंग एंड आई विल से दिस टू द कॉमन मैन कि देखिए, आपके घर के आसपास आपकी फैमिली में किसी का कैंसर नहीं ठीक हुआ होगा, उसके बारे में आपको जरूर पता होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रगल होगी जो अल्टीमेटली बाहर निकलती है। जो कैंसर ठीक हो जाते हैं वो स्ट्रगल बाहर नहीं निकलती। वो स्ट्रगल इनफैक्ट कोई आप में से भी किसी को होगा, आप भी नहीं बताना चाहोगे कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स में बताना, जब जिसको जरूरत नहीं उसको नीड टू नो होता है। तो जो भी नेगेटिव इंप्रेशंस हैं आपके दिमाग में कैंसर्स को लेके, दे आर बेस्ड ऑन दोज नेगेटिव स्टोरीज व्हिच हैव मैनेज्ड टू रीच यू, व्हेयरएज द पॉजिटिव स्टोरीज नेवर रीच यू। एंड प्लीज बी केयरफुल दैट डोंट बिलीव दिस सॉर्ट ऑफ अ बायस। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है जी। वेरी वेल सेड सर। कैंसर का इलाज है और बहुत हद तक इलाज है जहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। मैं आपको ब्रेक नहीं करना चाहता, बट आपने एक बात उससे पहले बोली थी, मैं उस बात को शायद एक हमारे प्रोफेसर हैं, मैं एम्स का हूँ, एम्स दिल्ली का हूँ, तो एक हमारे प्रोफेसर हैं सर, अभी रिटायर करे कुछ टाइम पहले। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते थे, कहते थे भाई गगन बताओ, ब्लड प्रेशर किसी का ठीक होता है? नहीं, लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है, खानी पड़ती है। बिल्कुल। ये वाली दवाई ठीक होती है, ये ठीक होता है, किसी का ये होता है। कैंसर ठीक होता है? मैं कहा सर हाँ, एक पॉइंट के बाद हम कहते हैं कंप्लीट रिमिशन में, कई पेशेंट्स को कहते हैं क्लिनिक में, कह रहे हैं ये फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर लाइफ लॉन्ग हमेशा चलेगा, बट येस, सीक्वले ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट के सीक्वले आपके साथ चलेंगे। इसके लिए शुरू में ही अच्छी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज का लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छे डॉक्टर्स के साथ रहना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो जो बेस्ट से बेस्ट हो वही आए, एंड आपकी लाइफ जो हो वो बिना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के चले। बिल्कुल सर। एंड एज यू सेड, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो रेडिएशन करने के बाद ऑफिस जाते हैं, कोई टीचर पढ़ाने वापस जाता है। सो दैट टेल्स दैट हाउ साइंस हैज इवॉल्व्ड, हाउ टेक्नोलॉजीज हैव इवॉल्व्ड, एंड वी कैन ट्रीट एनी ऑफ द कैंसर। सो देयर इज नो, आई वुड से नो फियर कि हम ठीक नहीं हो सकते। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। व्हाट ओनली रिक्वायरमेंट इज, आपको जो चाहिए कि अगर आपकी बॉडी किसी भी तरीके के सिग्नल्स दे रही है, आप जाइए अपने डॉक्टर से मिलिए और उनके साथ टच में रहिए। यशोदा मेडिसिटी इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लास बेस्ट technologies, be it ethos, edge, Amalina, and brachytherapy, all under one roof. We are one of those hospitals that have all these machines in entire Southeast Asia. Anyone who is watching our podcast today, any of the videos, मैं सबसे ये request करूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी question है related to cancer care, related to any of the radiation therapies, then please do comment us in the drop down section, and our vice chairman and head, Dr. Gagan Saini, will answer to your queries directly. I will. Thank you, sir. It's totally my pleasure. Thank you, Dolly. Thank you.